नमस्कार, चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो कि सीयूटी का एग्जाम बहुत नियर है और इस सीयूटी के एग्जाम के लिए लास्ट और फाइनल रिवीजन की ये क्लास है। इस क्लास में मैं आपके साथ 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी से सारे संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस के माध्यम से आपको रिवीजन कराऊंगा और ये रिवीजन बहुत क्विक होगा, बहुत जल्दी होगा, जिससे कि 2 से 3 दिन में आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो बिना देरी करते हुए आज मैं आपके साथ ये क्लास लेकर आया हूँ चैप्टर 1। चैप्टर 1 आप जानते हो क्या है, बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी करे आज अपने पहले क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं है? मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं कौन सा फीचर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में नहीं है। आप पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। दैट मीन्स इट वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन एंड अर्बन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यानी कि वो लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, वो लोहे के बारे में अवेयर नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक प्रणाली मुख्य रूप से पुरोहित समाज देखता था। ये कह रहे हैं कि पुरोहित समाज के द्वारा उसकी देखरेख की जाती थी। पॉलिटिकल सिस्टम पुरोहित था और हड़प्पा सभ्यता की अपनी व्यवस्थित सैन्य प्रणाली थी, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के पास अपनी सेना थी, अपनी सैन्य प्रणाली थी। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फीचर हड़प्पा सिविलाइजेशन का नहीं है। मैं एक बार साइड हो जा रहा हूं, आप लोग एक बार पढ़ भी लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए मैं एक एक करके पहले डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये बात भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। दे आर नॉट प्रॉपरली नो अबाउट द आयरन, ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक प्रणाली को चलाने का काम पुरोहित राजा करता था, प्रीस्ट किंग करता था, जिसकी एविडेंस मुझे और आपको मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मींस हड़प्पा सिविलाइजेशन से कहीं से भी मुझे और आपको सेना के प्रूफ नहीं मिले हैं, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग बहुत ज्यादा पीसफुल लोग थे, शांतिप्रिय लोग थे। वो किसी प्रकार की सेना नहीं रखते थे, यानी कि उन्हें वॉर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, सेना की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स उनके पास कोई सैन्य प्रणाली नहीं थी। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, क्वेश्चन यहां देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड इट्स ओन सिस्टमैटिक मिलिट्री। जी नहीं, उनके पास अपनी कोई सिस्टमैटिक मिलिट्री नहीं थी। साइड में हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन यापन का मुख्य निम्न में से कौन सा साधन नहीं था? हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग इनमें से क्या नहीं करते थे? जल्दी बता दीजिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग इसमें से क्या नहीं करते थे? ऑप्शन ए, व्यापार ट्रेड करते थे क्या? ऑप्शन बी, कृषि नहीं करते थे क्या? ऑप्शन सी, मन के यानी कि वीड्स नहीं बनाते थे? और ऑप्शन डी, लोहे के औजार नहीं बनाते थे? तो बताइए जरा, इनमें से कौन सा सिस्टम हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है? कौन सा हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग एक्टिविटी नहीं करते थे, ये आपको बताना है। तो जरा ध्यान से समझोगे और सुनोगे तो आपको पहले से पता है। ये ट्रेड करते थे और इनका इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल ट्रेड होता था। देश के अंदर के साथ साथ देश के बाहर, जैसे मेसोपोटामिया, दिलमुन, मगन, इन सब के साथ ये ट्रेड करते थे। इसके अलावा एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं, आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर इनका बहुत ज्यादा व्यवस्थित था, बहुत ज्यादा परफेक्ट था। ये लोग खेतों को जोतने के लिए हलों का इस्तेमाल करते थे। ये लोग खेतों को जोतने के लिए मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। इसके अलावा फसलों को काटने के लिए, फसलों को हार्वेस्ट करने के लिए ये लोग लोहे क्यों बोल रहा हूं, पत्थर से बने हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सिविलाइजेशन सेमी एरिड एरिया में थी और इस सेमी एरिड एरिया में ये लोग मानसून के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन अफगानिस्तान के सोर्थगई नाम के प्लेस से मुझे और आपको किस चीज का प्रूफ मिलता है? नहरों के प्रूफ मिलते हैं, नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही लोथल से, याद रखिएगा, लोथल से आपको तालाब यानी कि पॉन्ड्स के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, यानी कि लोहे के औजार ये लोग नहीं बनाते थे। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। योर आंसर इज आयरन टूल मेकिंग। जी नहीं, आयरन टूल नहीं बनाते थे। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान के दुर्ग किलेबंदी नहीं की गई है? कौन सा स्थान है जहां पर दुर्ग की किलेबंदी नहीं की गई है? ऑप्शन ए, राखीगढ़ी, ऑप्शन बी, लोथल,
ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सोरथगई। जरा मैं साइड हो जा रहा हूं, जरा पढ़ के बताइए क्या होगा इसका आंसर। किस स्थान की यहां पर किलेबंदी नहीं की गई है? 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो इस तरह से डिवाइड था। ऊपरी हिस्से को बोलते थे दुर्ग, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इसको बोलोगे सिटाडल। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे सिटाडल। नीचे वाला हिस्सा बोला जाता था निचला शहर। ठीक है, क्या बोला जाता था? नीचे वाले हिस्से को निचला शहर बोलते थे, निचला शहर। अब निचले शहर के बारे में आपको एक और बात, ये लोअर टाउन कहा जाता था। ऐसा बताते हैं कि इसको ऊंचाई पर बनाया जाता था, ये नीचे वाले रीजन में देखने को मिलता था। कौन सा? तो आपको याद रखना है लोअर टाउन। अब यहीं पर आपको एक और बात समझनी है, जो दुर्ग होता था इसे चारों तरफ से घेरा गया था, आकार में छोटा था और इसकी बाउंड्री वाल की गई थी, जबकि सिटाडल जो लोअर टाउन है ये आकार में बड़ा था और इसकी भी बाउंड्री वॉल की गई थी। ये बात याद रखिएगा यहाँ पे। और जब घर बनाए जाते थे यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन में घरों को आंगन के सेंट्रिक बनाया जाता था, कोर्टयार्ड के सेंट्रिक बनाया जाता था और चारों तरफ कमरे बना दिए जाते थे। मुख्य दरवाजा जो मेन गेट था वो इस प्रकार खुलता था कि एंट्रेंस जो अंदर का आंगन का एरिया है वो डायरेक्ट ना देखा जा सके, इस प्रकार से खुलता था। इसके अलावा ये लोग प्राइवेसी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। प्राइवेसी का ध्यान कैसे रखते थे? निचले फ्लोर पर, याद रखिएगा, इनके ग्राउंड फ्लोर पर किसी भी टाइप की विंडो नहीं बनाई जाती थी और मुख्य दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। इससे ये पता लगता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग प्राइवेसी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। इसके अलावा इनकी सिविलाइजेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इनका वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। इनकी जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ज्यादा अच्छा था। सड़कें और नालियां एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, सड़कें और नालियां ग्रेड पैटर्न पे बनी हुई थी और शहर से निकलने वाला पानी व्यवस्थित रूप से बाहर भेज दिया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ये बात याद रखिएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में। तो सबसे पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से दुर्ग की किलेबंदी नहीं की गई है? तो आंसर है धौलावीरा से। धौलावीरा से नहीं की गई है, याद रखिए। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है, याद रखिएगा, आपको याद रखना है। लोथल कहां है? गुजरात में है और धौलावीरा भी गुजरात में है। सोरथगई कहां है? अफगानिस्तान में है और इस सोरथगई नाम के स्थान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट फोर्टिफाइड? योर आंसर इज धौलावीरा। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन रॉन्ग है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन ए, सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता के घरों में गोपनीयता का ध्यान रखा जाता था। ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक घर में कुआं होता था। सभ्यता में किसी प्रकार का कोई सामाजिक विभाजन नहीं था। आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक बार मैं साइड हो रहा हूं, इसको पढ़ लीजिए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी पढ़िए और बताइए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, ध्यान से सुनिए अब जरा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट पहचान करनी है। सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अभी मैंने बताया हड़प्पा सिविलाइजेशन में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। बिल्कुल बात सही है और ये ग्रिड पैटर्न पे बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के घरों में गोपनीयता का ध्यान रखा जाता था। मैंने अभी बोला हड़प्पा सिविलाइजेशन में प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे ये लोग प्राइवेसी पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। किस तरह से प्राइवेसी पर फोकस करते थे? ग्राउंड फ्लोर पर किसी प्रकार का कोई विंडो नहीं बनाई जाती थी। मुख्य दरवाजा इस प्रकार खुलता था कि एंट्रेंस जो अंदर का कुछ दिखाई न दे। इस तरह से प्राइवेसी का काफी ज्यादा ध्यान इन लोगों के द्वारा दिया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक घर में कुआं होता था। जी हां, मोहनजोदड़ो से 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं और कुएं को घर से बाहर की तरफ बनाया जाता था ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी कुएं का एक्सेस ले सकें और पानी का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन कह रहा है सभ्यता में किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन नहीं था। जी नहीं, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभाजन मौजूद था। किस प्रकार से पता लगता है? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस 2 बेस पे पता लगते हैं। तो मैं आपको समझाने वाला हूं किस बेस पर पता लगते हैं। सबसे पहला है समाधान, डेट मीन्स बरियल्स, और दूसरा है गुड्स मतलब वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं। अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे पता लग जाएगा? गुड्स। देखो, सबसे पहले समाधान मतलब बरियल्स। आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो बरियल्स मिले हैं वो अलग अलग साइज के हैं। कुछ बरियल्स छोटे हैं, कुछ बरियल आकार में बड़े हैं। जो छोटे बरियल्स हैं उसमें किसी प्रकार का कोई आभूषण, शीशा कुछ नहीं मिला है, जबकि बड़े बरियल्स में शीशा, आभूषण, औजार आभूषण, ये सारी चीजें मिली हैं। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि जो बड़े बरियल्स हैं, बिग
जो डेड बॉडीज का एरिया है, जो बड़े दफनाने का एरिया है, ये मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्ग, जो रिच लोग थे, उनका होगा। जबकि छोटे वरियल्स, जो छोटे समाधान हैं, छोटे डेड बॉडीज के गड्ढे हैं, वो सामान्य लोगों के होंगे, कॉमन लोगों के होंगे। दूसरा है, वो कहते हैं गुड्स। गुड्स हिस्टोरियंस क्या करते हैं, कुछ गुड्स उनको हर जगह मिली हैं, और जो कुछ गुड्स हर जगह मिली हैं उनको उन्होंने नॉर्मल गुड्स कहा है, यानी कि ऐसी गुड जिसका इस्तेमाल समाज के सभी वर्ग करते होंगे। जबकि कुछ गुड्स ऐसी हैं जो सिर्फ कुछ ही स्थानों पर पाई गई हैं, इसके लिए उन्होंने कहा लग्जीरियस गुड्स, विलासिता की वस्तुएं, जैसे फायांस। उन हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्ग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता होगा, समाज के अमीर वर्ग के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। इससे क्या पता लगता है, सामान्य वस्तुएं सभी के लिए, विलासिता की यानी कि लग्जीरियस गुड्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए। इस तरह से सोशल डिफरेंसेस हड़प्पा सिविलाइजेशन में अवेलेबल थे। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास आसपास स्कूटी, एक्टिवा लगभग हर घर में है। इसका मतलब एक्टिवा नीड है, जरूरी है। अब मैं कहूं कि BMW की स्कूटी, तो आप देखोगे आसपास भी नहीं है। मैं कहूं बाइक, नॉर्मल बजाज पल्सर सबके घर में, हीरो होंडा की सबके घर में। मैं कहूं BMW की स्कूटी, BMW की बाइक, तो आप आसपास ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा। तो BMW की है तो बाइक, लेकिन कैसी है, लग्जीरियस, विलासिता की वस्तु। उसका इस्तेमाल धनी वर्ग, अमीर लोग करते हैं, जबकि कॉमन गुड्स उसका इस्तेमाल समाज का प्रत्येक वर्ग करता है। तो यह अंतर था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के स्थानों पर जो वस्तुएं सामान्य रूप से हर स्थान से पाई गई हैं, उसे उन्होंने सामान्य गुड्स, कॉमन गुड्स कहा है, जिसका यूज समाज के सभी वर्ग करते होंगे। और कुछ वस्तुएं केवल और केवल कहां से मिली हैं, जो केवल और केवल कुछ ही स्थानों से मिली हैं, और वो एक यूनिक टेक्निक से बनी है, उसे उन्होंने लग्जीरियस गुड्स या विलासिता की वस्तु कहा है। किसने, इतिहासकारों ने। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सोशल डिफरेंसेस अवेलेबल था। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा, सभ्यता में किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था। जी नहीं, सोशल डिफरेंसेस वाज अवेलेबल इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिमाग में रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, योर आंसर इज देयर वाज नो सोशल डिवीजन इन द सिविलाइजेशन। जी नहीं, सिविलाइजेशन में डिवीजन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए खेतड़ी राजस्थान, ऑप्शन बी राखीगढ़ी हरियाणा, ऑप्शन सी कालीबंगन राजस्थान, ऑप्शन डी नागेश्वर अफगानिस्तान। जरा बता दीजिए इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं, बताइए जरा कौन सा मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। सबसे पहले समझिए, खेतड़ी, खेतड़ी को क्या बोला जाता है, गणेश्वर जोधपुरा। क्या बोला जाता है इसको, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति या गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के नाम से जाना जाता है खेतड़ी। और हरियाणा का खेतड़ी कहां है, राजस्थान में। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग खेतड़ी से क्या लेते थे, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग खेतड़ी से तावा लेते थे, कॉपर लेते थे। राखीगढ़ी बिल्कुल सही बात है, कहां पर है, हरियाणा में है। कालीबंगन, यहां से जुते हुए खेत और काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, और ये भी बिल्कुल सही बात है, ये राजस्थान में ही है। लेकिन नागेश्वर, नागेश्वर अफगानिस्तान में नहीं है। तो नागेश्वर कहां है, नागेश्वर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद रखिएगा किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ध्यान से सुनिए, कौन सी इसमें मिलान है जो गलत है। ऑप्शन ए बहरीन बोल रहा है दिलमुन, मगन को ओमान बोला जा रहा है, मेलुआ को हड़प्पा सभ्यता, और हाजा पक्षी कबूतर। जरा बता दीजिए कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए जरा, मैंने अभी आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार देश के साथ साथ बाहर भी था। ये लोग समुद्री मार्ग की सहायता से लंबी दूरी का व्यापार करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो टेक्स्ट हैं और या फिर मेसोपोटामिया के टेक्स्ट हैं, उसमें बहरीन के लिए दिलमुन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि बहरीन का मतलब क्या था, दिलमुन, सही बात है। मगन के लिए ओमान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो आज का ओमान है उसके लिए मगन शब्द का इस्तेमाल। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लोग, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, वो हड़प्पा सभ्यता को मेलुआ बोलते थे। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन आंसर क्या है, हाजा पक्षी, यही गलत है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं, तो हाजा पक्षी क्या था, कबूतर था। कबूतर मीन्स पीकॉक। हाजा पक्षी जिसके बारे में मिथ था
कि ये प्रसाद यानी कि एक तरीके से राजा के परिवार, राजा का स्थान रखता है, महत्वपूर्ण है, इसलिए ये याद रख लेना आप लोग। इसका हाजा पक्षी का क्या होगा, तो आंसर है इसका होगा कबूतर नहीं होगा, क्या होगा, मोर होगा। तो क्वेश्चन नंबर डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे ये निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा फीचर हड़प्पा सिविलाइजेशन का, कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की लिपि की नहीं है। यहां पर इंस्क्रिप्ट की बात हो गई है। आपसे पूछा है कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की लिपि की नहीं है, तो एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले यह चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि यह पिक्टोग्राफिक लिपि थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। 1836 में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि का अर्थ निकाला। 1836 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा और इस लिपि में 375 से 400 चित्र हैं। तो बताइए जरा कौन सा इसका रिलेशन नहीं है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में गलत स्टेटमेंट है, ये जरा बता दीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग इसका देख लीजिए एक बार। मैं साइड हो गया हूं, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से बता दीजिए मुझे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अब देखो यह लिपि चित्रात्मक थी, बिल्कुल सही बात है। द हड़प्पन इंस्क्रिप्ट वॉज बेस्ड ऑन पिक्टोग्राफी, चित्र बनाए जाते थे। दूसरा, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, बिल्कुल सही बात है। 1836 में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि का अर्थ निकाला, जी नहीं, आज तक इस लिपि को रीड नहीं किया गया है, आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। इसी वजह से इस लिपि को रहस्यमय लिपि, इमेजिनेटिंग इंस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1836 में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि का अर्थ निकाला, जी नहीं, 1836 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोका की ब्राह्मी और खरोष्टी इंस्क्रिप्ट का अर्थ निकाला था, ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की का। तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। और इस लिपि में 375 से 400 चित्र थे, बिल्कुल सही बात है, 375 से 400 चित्र थे इस लिपि में। और इस लिपि का वर्णन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों का इस्तेमाल लंबी दूरी के व्यापार के लिए करते थे, याद रखिएगा, लंबी दूरी के व्यापार के लिए करते थे। इसके अलावा ये लोग सामान को तौलने के लिए यहां पर बाट और तराजू के भी साक्ष्य मिले हैं। बाट चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे, ये बाटों का इस्तेमाल भी करते थे, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। बाइनरी और डेसिमल सिस्टम के बेस पर इनके बाट सिस्टम देखने को मिलते थे, बाइनरी और डेसिमल सिस्टम के देखने को मिलते थे। और तराजू के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तराजू के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। और चर्ट नाम के पत्थर से बाट बनाए जाते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। निम्न में से कौन सा एएसआई का पहला डायरेक्टर है, आपसे पूछा है एएसआई का पहला डायरेक्टर। ऑप्शन ए आरएम व्हीलर, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जरा बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। यहां पे देखिए, ध्यान से सुनो। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में जो भी पुरानी चीजें हैं, प्राचीन इतिहास से संबंधित चीजें हैं, उनको प्रिजर्व करने, उनको स्टडी करने का काम करता है। और इसको बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इसका पहला डायरेक्टर कौन था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। और याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा सभ्यता के बारे में लास्ट तक कंफ्यूजन में रहा कि एक सिविलाइजेशन थी। दूसरा, आरएम व्हीलर 1944 में बना। और ये पेशे से क्या था, पेशे से एक ब्रिगेडियर था, सेना में एक ब्रिगेडियर था, जिसने हॉरिजॉन्टल, आपको याद रखना है, खुदाई करवाने का काम किया, जिसके बाद बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के स्थानों को सर्च किया गया। जॉन मार्शल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन मार्शल 1920 के आसपास ये एएसआई का डायरेक्टर बना। और इसकी लीडरशिप में दो व्यक्तियों ने, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। और जब इसकी खोज की गई तो जॉन मार्शल के द्वारा यह अनाउंस किया गया कि भारत में एक नवीन सभ्यता की खोज हुई है। लेकिन यह नवीन सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मेसोपोटामिया की, चाइना की और इजिप्ट की सिविलाइजेशन है। यानी कि भारत में एक पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता की खोज हुई है। इसके बारे में याद रखिएगा, किसके बारे में बात हो रही है, तो बात हो रही है जॉन मार्शल के बारे में। अगले टॉप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से समन को सही परिभाषित करता है, यानी कि समन शब्द निम्न में से किसको सही परिभाषित करता है, कौन सा समन शब्द है इसका रिलेटेड। ऐसे लोगों का समूह था जिनके पास जादुई शक्तियां मौजूद थी। क्या समन वो लोग थे जिनके पास जादुई शक्तियां थी। ऑप्शन बी, यह व्यापारियों का समूह था, क्या ये व्यापारियों का समूह था। ऑप्शन सी, क्या ये किसानों का समूह था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है निम्न में से समन को सही परिभाषित करता है, निम्न में से कौन सा है
जो समन को सही परिभाषित करता है। बताइए जरा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? कौन सा इनमें से समन को सही परिभाषित करता है? तो मैं एक लाइन में बोलूं, देखो, यह उन लोगों का समूह था जिनके पास जादुई शक्तियां थी, साथ ही वो दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर सकते थे, साथ ही वो दूसरी दुनिया लोगों को हील यानी कि उनका उपचार कर सकते थे। ऐसे लोगों के समूह को समन कहा जाता था। क्या? ऐसे लोगों के समूह को समन कहा जाता था। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगले क्वेश्चन पे आइए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। बताइए जरा, क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे? इनके द्वारा बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। इनके व्यापारिक संबंध देश के बाहर भी मौजूद थे, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होने वाला है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते, इनके द्वारा बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते, इनके व्यापारिक संबंध देश के बाहर भी मौजूद थे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? तो आंसर होगा इनके द्वारा बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। जी नहीं, हड़प्पा सभ्यता से कहीं से भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हमें कहीं से भी टेंपल के प्रूफ नहीं मिले हैं। इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है। इनके व्यापारिक संबंध देश के बाहर भी मौजूद थे, ये भी सही बात है। ये लोग ब्रॉन्ज, कांसे से बनी हुई वस्तुओं को बनाते थे, जिसमें एक डांसिंग गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। डांस करती हुई गर्ल का हमें फोटो मिला है, कहां से? तो आंसर है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं पर एक चीज और समझिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आखिर इन लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? राजनीतिक व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल सिस्टम। तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। ध्यान से सुनिए। देखो, तीन बातें हैं यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, तीन बातें हैं। पहली बातें यहां पर क्या था कि रूल करने का काम एक ही रूलर करता था, जिसे पुरोहित राजा बोलते थे। पुरोहित राजा, पुरोहित राजा मतलब प्रीस्ट किंग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में रूल करने का काम एक रूलर करता था, जिसे पुरोहित राजा कहा जाता था, जिसे प्रीस्ट किंग कहा जाता था, जिसकी मूर्ति, जिसकी फोटो मोहनजोदड़ो से मिली है, दाढ़ी वाले व्यक्ति की। दूसरा था अनेक रूलर, अनेक शासक। अब कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक स्थान का अलग अलग रूलर होता था। जैसे हड़प्पा का अलग, मोहनजोदड़ो का अलग, कालीबंगन का अलग, लोथल का अलग, धौलावीरा का अलग, सोरथगई का अलग। यानी कि यहां बहुत सारे रूलर्स देखने को मिलते थे, अनेक शासक देखने को मिलते थे। ये दूसरी बात बोली जा रही है। तीसरी बात क्या बोली जा रही है? कोई शासक नहीं था, कोई शासक नहीं था। डेट मीन्स नो रूलर। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, इतने ज्यादा व्यवस्थित थे कि उन्हें किसी प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं थी। अब क्वेश्चन उठता है, ये तीन बातें देखने को मिलती हैं, तो सबसे वैल्यूएबल कौन सा है? इतिहासकार ज्यादातर किस पर एग्री हैं? तो ज्यादातर पुरोहित राजा पर एग्री हैं। ज्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की व्यवस्था पुरोहित राजा के द्वारा चलाई जाती थी, जिसका प्रूफ हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये बात याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको ये बेसिक बात याद रखनी है। इतनी बात क्लियर हुई मेरी? तो ये बात याद रखना है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? तो मैं बात कर रहा हूं हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में। इतना बताओ, समझ में आया? चलो आगे फिर मैं और आगे बात करता हूं एक में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में आपको और डिस्कस करना है, उसके बाद मैं पहले चैप्टर को यहीं पे विराम दे दूंगा, यानी कि पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बुक आपके सामने है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये जो पहली बुक आपको यहां पर लिखी हुई है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये बुक किसने लिखी थी? एस.एन. रॉय ने। इस बुक में एस.एन. रॉय लिखते हैं कि जॉन मार्शल ने भारत को 3000 साल पीछे पहुंचा दिया, यानी कि भारत में एक नई सिविलाइजेशन की खोज करके ये बताया कि भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। कौन सी बुक में? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। दूसरी बुक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। एक सेकंड बुक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, जिसको लिखा था अर्नेस्ट मैके ने। किसने? अर्नेस्ट मैके ने इस बुक को लिखा था। और तीसरी बुक है मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन, इस बुक को लिखा था
जॉन मार्शल ने। किसने लिखा था? जॉन मार्शल के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। इसके अलावा एक बुक और है जिसका नाम है हड़प्पा 1946, एसेंट इंडिया 1946, ठीक है, 47, आर.एम. व्हीलर की बुक है। और लास्ट में एक और बुक है द मैथिकल मैसेकेयर एट मोहनजोदारो, द मैथिकल मैसेकेयर एट मोहनजोदारो, ये जी.एफ. डेल्स की बुक है। किसकी? जी.एफ. डेल्स की बुक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं। एक बार मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इन बुक्स को देख लीजिएगा व्यवस्थित रूप से, जिससे कि आपको इस चैप्टर की बेहतर समझ स्थापित हो जाए। तो ये था चैप्टर 1, और इस चैप्टर 1 को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इस चैप्टर 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। मेरी ऐसी आशा है कि अगर आप इसको तैयार करोगे तो आपके हर एंगल से क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा बहुत जल्द और जल्दी क्लासेस आपके सामने लाता रहूँगा। तो बिना देरी करे आप सभी पढ़ते रहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत कम टाइम है, आपको अच्छे कॉलेज के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। तो बिना देरी करे मैं आपसे मिलूँगा फिर ऐसी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।